तो फ्रेंड्स, कैसे हैं? स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल ओपन स्टडी एरिया पर। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन आपके बिहार बीपीएससी टीचर एग्जामिनेशंस के लिए एक महत्वपूर्ण कंटेंट है। दोस्तों, संपूर्ण भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को आज हम लोग क्विक रिवीजन के हिसाब से देखेंगे। क्योंकि दोस्तों, जब मैं आप लोगों के लिए टेस्ट प्रैक्टिस सेट डाल रहा हूं तो उसमें आप लोगों ने बताया कि सर ऐसा क्या करें कि जिससे हमारे स्कोर्स आगे की तरफ तब्दील हो। इसके लिए आवश्यक है कि हम लोग को रिवीजन क्लास 6-7 कर लेने चाहिए। उसके बाद प्रैक्टिस सेट भी लगातार करते रहना चाहिए। ऐसे में हमने ये सोचा कि सबसे पहले हम आप लोग को रिवीजन भी कराते चल रहे हैं और उस बीच में प्रैक्टिस सेट भी डालते रहेंगे। तो आज हम लोग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जो कि आपके बीपीएससी एग्जामिनेशंस के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कंटेंट है, उसको हम आपके सामने रख रहे हैं। जिससे हम अपने वीडियोस को बनाते हैं, उसी सीरीज को हम आपको एक एक करके पढ़ाएंगे। पहले हम लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में पढ़ेंगे। इसमें पहला कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था। तो याद रखिए दोस्तों, 1885 ईस्वी में ए.ओ. ह्यूम के ने किया था। तो 28 दिसंबर 1885 इसका सही आंसर हो जाएगा। लेकिन उससे संबंधित है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम जो अध्यक्ष थे वे W.C. बनर्जी थे। तो पूछा जाएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम जो अध्यक्ष थे, ये पूछा भी गया है कई बार एग्जाम्स में। तो याद रखिए W.C. बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1885 ईस्वी में मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में आयोजित किया गया था। यह भी ध्यान में रखने की आवश्यकता है। अभी हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित जो है कांग्रेस के बारे में पढ़ रहे हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष जो है एनी बेसेंट को बनाया गया था। लेकिन वहीं पर अगर क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा लिया जाए तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष अगर पूछी जाए तो सरोजिनी नायडू, और अखिल भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष पूछी जाती है तो उस कंडीशन में आपको एनी बेसेंट बताने की जरूरत है। दोस्तों, महात्मा गांधी के संबंध में अगर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को देखा जाए तो महात्मा गांधी ने मात्र एक बार 1924 ईस्वी में कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ये बीपीएससी में क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। वहीं पर बात करें दोस्तों कि वर्ष 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने की थी। तो आप याद रखिएगा किस अधिवेशन की अध्यक्षता कांग्रेस की नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किया था। याद रखेंगे हरिपुरा अधिवेशन। और ये कितना नंबर कब हुआ था तो वर्ष 1938 ईस्वी में ये जो है अध्यक्षता की गई थी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। बात करें दोस्तों कि जन गण मन को पहली बार 1911 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। तो बिल्कुल याद रखने की जरूरत है कि जन गण मन को पहली बार कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा गाया गया। तो याद रखिएगा 1911 में कलकत्ता के अधिवेशन में कांग्रेस के द्वारा इसे सर्वप्रथम गाया गया था। ये बहुत ही एक मस्ट इंपॉर्टेंट बिंदु है। बाल गंगाधर तिलक ने कांग्रेस को अनुनय, विनय और विरोध की राजनीति करने वाली एक संस्था कहा था। यानी बाल गंगाधर तिलक ने इसकी आलोचना किया था, अनुनय, विनय और विरोध की राजनीति करने वाली एक संस्था के नाम से पुकारा था। बात करें दोस्तों कि बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा गया था। तो बाल गंगाधर किसे भारतीय अशांति का जनक कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात कहता है कि दोस्तों गरम दल के प्रमुख नेताओं में बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय तथा अरविंद घोष आदि प्रमुख नेता उपस्थित थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखने की आवश्यकता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जो है जॉर्ज यूले को माना गया है, जिसने 1888 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इलाहाबाद के अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। तो याद रखें प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कौन था? तो जॉर्ज यूले था। वह कब अध्यक्षता किया था? 1888 में। कहाँ की कांग्रेस की अध्यक्षता उसने किया था? इलाहाबाद की अधिवेशन की अध्यक्षता जॉर्ज यूले के द्वारा किया गया है। अगर बात करें दोस्तों कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के उपनाम से किससे जाना जाता है? दादा भाई नौरोजी, और इनको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अध्यक्ष बनाया गया। क्योंकि बनर्जी जो बने हुए थे उनसे पहले या उनके स्थान पर दादा भाई नौरोजी बनने वाले थे, लेकिन इनका तबीयत ठीक नहीं था। यही कारण है कि पहले अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने नहीं किया था। सीमांत गांधी के उपनाम से किनको जाना जाता है? तो सीमांत गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाएगा। आप देख रहे हैं ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल पर। फिलहाल भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसका क्विक रिवीजन। आगे बढ़ते चलते हैं। आपसे नम्र निवेदन है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आगे बढ़ते चलते हैं दोस्तों अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। और अगला नंबर क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर उपस्थित है कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? अध्यक्ष कौन थे? तो सचिंद्र नाथ
नाथ सन्याल को जो है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक के अध्यक्ष माना जाता है तथा अन्य सदस्य के रूप में इस हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन में कुछ लोग भी शामिल थे, जिसमें से राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह और योगेश चंद्र चटर्जी तथा चंद्रशेखर आजाद भी इसमें सम्मिलित थे। दोस्तों, कई बार क्वेश्चन पूछा गया काकोरी षड्यंत्र से, तो काकोरी षड्यंत्र केस जो है 9 अगस्त 1925 ईस्वी को हुआ था। एक बार में ये काम फरी आने वाला नहीं है, काम कंप्लीट होने वाला नहीं है, अतः वीडियो को कम से कम 2 बार जरूर देखने की कोशिश करेंगे। काकोरी षड्यंत्र में राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह, रोशन लाल तथा राजेंद्र लाहड़ी को फांसी दिया गया था। तो क्वेश्चन पूछा सकता है कि बताइए काकोरी षड्यंत्र केस जो है 9 अगस्त 1925 को जो हुआ था उसमें किन किन व्यक्तियों को फांसी दी गई थी। तो उसमें से याद रखेंगे राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, उसके बाद रोशन लाल तथा राजेंद्र लाहड़ी को फांसी दिया गया था। इससे प्रश्न जो है उपर्युक्त में से एक से अधिक वाला बनाया जाएगा। काकोरी षड्यंत्र में फांसी की सजा से चंद्रशेखर आजाद बच गए थे। याद रखिए, उन्होंने कहा था कि हमें अंग्रेज जो है जिंदा नहीं पकड़ सकते हैं। यही कारण है कि जब वो मुठभेड़ में अंग्रेजों से जब फाइट कर रहे थे तो अंतिम गोली चंद्रशेखर आजाद ने अपने ही मस्तक में यानी अपने ही सिर में मार लिया था, खुद को उन्होंने मार लिया था। एक से बढ़कर एक जवाज हमारे देश में हुए। आगे बढ़ते चलते हैं। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना अगस्त 1928 में चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला के मैदान में हुआ था। तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो चंद्रशेखर आजाद के द्वारा। कब किया गया था? तो अगस्त 1928 ईस्वी में। कहां पर किया गया था? तो दिल्ली के फिरोज शाह कोटला के मैदान में। आगे बढ़ते चलते हैं। प्रसिद्ध नारा इनकलाब जिंदाबाद सरदार भगत सिंह ने दिया था। भगत सिंह राजगुरु तथा सुखदेव को सेंट्रल असेंबली में बम फेंकने तथा मेरठ षड्यंत्र केस के कारण से 23 मार्च 1931 को फांसी दे दिया गया था। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रसिद्ध नारा इनकलाब जिंदाबाद किनके द्वारा दिया गया? सरदार भगत सिंह के द्वारा। और किन्हें किन्हें जो है फांसी की सजा दे दी गई थी और किस मामले में फांसी की सजा दी गई थी? तो भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को सेंट्रल असेंबली में बम फेंकने तथा मेरठ षड्यंत्र केस के कारण से 23 मार्च 1931। सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि उस दिन फांसी इन तीनों व्यक्तियों को दिया गया था। स्वतंत्रता संग्राम में सबसे कम आयु के शहीद खुदीराम बोस थे। चटगांव शस्त्रागार पर धावा 18 अप्रैल 1930 ईस्वी को सूर्यसेन के नेतृत्व में किया गया था। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला प्रश्न है कि जेल में भूख हड़ताल के कारण जतीन दास की मृत्यु हुई थी। याद रखेंगे वह कौन सा क्रांतिकारी था जिसका जेल में भूख हड़ताल के कारण से मृत्यु हो गई थी? उस कंडीशंस में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जतीन दास हर हाल में आप याद रखने की कोशिश कीजिएगा। अभी आप ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल पर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का क्विक रिवीजन देख रहे हैं। उसके बाद प्रैक्टिस सेट और उसके बाद हिंदी इंग्लिश के वीडियोज एक से बढ़कर एक आने वाले हैं। मैथमेटिक्स के एक से बढ़कर एक कंटेंट रख दिया गया है, बस रिकॉर्डिंग करके उसके बाद लाने की जरूरत है, जो 1 से 2 दिनों में चला आएगा। आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और वीडियो को लाइक करके उसके बाद हिट कीजिए इसको आगे। बीना दास ने दीक्षांत समारोह में उपाधि ग्रहण करते समय गवर्नर कुलावती पर गोली चलाई थी। बीना दास ने दीक्षांत समारोह में उपाधि ग्रहण करते समय गवर्नर पर क्या चलाई थी? गोली चलाई थी। अगर बात करेंगे लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी श्यामजी कृष्ण वर्मा ने प्रारंभ किया था। तो यह बताना है क्वेश्चन कि इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना कहां किया गया था? लंदन में। इसको किसने किया था? श्यामजी कृष्ण वर्मा इसका सही आंसर हो जाएगा। गद्दर पार्टी की स्थापना 1913 ईस्वी में सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में की गई थी, जो कि बीपीएससी TRE 1 और TRE 2 दोनों में क्वेश्चन ये पूछा गया है। मैडम भीकाजी रुस्तम कामा को भारतीय क्रांति की मां कहा जाता है, यानी कि याद रखेंगे बीपीएससी TRE 1 का ये क्वेश्चन है। मैडम भीकाजी रुस्तम कामा को भारतीय क्रांतिकारी की मां कहा जाता है। यह क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारतीय क्रांतिकारी की मां किसको कहेंगे? मैडम भीकाजी रुस्तम कामा। अगर बात करें दोस्तों, यहाँ पर है राजा महेंद्र प्रताप ने काबुल अफगानिस्तान में भारत की पहली अस्थायी सरकार का गठन किया था। तो भारत की प्रथम अस्थायी सरकार की गठन कहां पर किया गया था? काबुल अफगानिस्तान में। और किसके द्वारा किया गया था? राजा महेंद्र प्रताप के द्वारा किया गया था। दोस्तों अब आगे हम लोग देखेंगे इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना रास बिहारी बोस ने किया था। तो रास बिहारी बोस के द्वारा स्थापित की जाने वाली लीग का नाम इंडिपेंडेंस लीग था। बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन से संबंधित अब बिंदुओं को हम देखने की कोशिश करेंगे, जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का एक महत्वपूर्ण अंग माना जाएगा। बंगाल विभाजन सन 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के द्वारा हुआ। तो याद रखेंगे किसकी अध्यक्षता में या किसके शासनकाल में जो है बंगाल का विभाजन किया गया? तो बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी में
लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। बंगाल विभाजन के विरुद्ध में हुए आंदोलन के नेतृत्व सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था। तो किसके नेतृत्व में बंगाल विभाजन के विरुद्ध में आंदोलन किया गया था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी इसका राइट आंसर याद रखेंगे। बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम कृष्ण कुमार मित्र ने दिया था। तो बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव किनके द्वारा दिया गया था? सही आंसर हो जाएगा कृष्ण कुमार मित्र के द्वारा। भारतीयों के विरोध के कारण बंगाल को पुनः वर्ष 1911 में एकीकृत कर दिया गया था। आपको समझ में आना चाहिए कि लॉर्ड कर्जन के समय 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन हुआ था, लेकिन भारतीयों ने इतना विरोध अपना दर्शा दिया कि फिर से बंगाल को एक किया गया और बाद में फिर इसको अलग अलग करके 1912 में इसको 2 जगहों पर बांटा गया है। वही बात करेंगे दोस्तों, रविन्द्रनाथ टैगोर स्वदेशी आंदोलन के आलोचक थे, यानी कि स्वदेशी आंदोलन की आलोचना करने वाला एक व्यक्ति भारतीय कौन था? उनका नाम है रविन्द्रनाथ टैगोर। आगे बढ़ते चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न कहता है कि वर्ष 1905 की बनारस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। वहीं पर बात करेंगे, स्वराज को बतौर राष्ट्रीय मांग के तौर पर पहली बार दादा भाई नौरोजी ने 1906 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कलकत्ता में अधिवेशन में ये स्थापित किया था। तो याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट ये एक बिंदु है, इसको गौर से देखने की जरूरत है। स्वराज को सबसे पहले कहां पर लाया गया? तो स्वराज शब्द जो है सबसे पहले दादा भाई नौरोजी के द्वारा प्रयोग किया गया है 1906 ईस्वी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में। बीपीएससी ने इस क्वेश्चन को कई बार पूछा है, एकदम ध्यान रखे रहेंगे, बिल्कुल हटने की जरूरत नहीं है। स्वराज का प्रस्ताव वर्ष 1906 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में पारित किया गया था। गरम और नरम दल के रूप में कांग्रेस का विभाजन 1907 ईस्वी में किया गया, जिससे हम लोग सूरत अधिवेशन, कांग्रेस अधिवेशन के नाम से भी जानते हैं। वहीं पर बात करेंगे, वर्ष 1907 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता आर.वी. घोष ने किया था। याद रखेंगे, वी.आर. घोष ने के द्वारा जो है 1907 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन का अध्यक्षता किया गया है। मुस्लिम लीग का गठन दिसंबर 1906 में ढाका में हुआ था। याद रखेंगे, मुस्लिम लीग के जो है गठन कहां पर किया गया था? वह याद रखेंगे ढाका, बांग्लादेश की जो वर्तमान में राजधानी है। मुस्लिम लीग के संस्थापक जो थे वो थे सलीमुल्लाह। याद रखेंगे, सलीमुल्लाह के द्वारा मुस्लिम लीग की स्थापना जो है 1906 ईस्वी में ढाका में किया गया था। वहीं पर बात करेंगे, मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष आगा खां थे तथा मुस्लिम लीग की मुख्यालय लखनऊ में था। मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आगा खां। और मुस्लिम लीग की मुख्यालय कहां पर? तो उत्तर प्रदेश की लखनऊ में मुस्लिम लीग की जो मुख्यालय थी वह उपस्थित थी। एक ऐसे कुछ क्वेश्चंस आपको जरूर मिलेंगे जो कि आपके लिए नया लग रहा होगा। वर्ष 1908 में मुस्लिम लीग की एक शाखा की स्थापना लंदन में हुई थी। इसके अध्यक्ष सैयद समीर अली थे। मार्ले मिंटो बिल 1909 में पारित किया गया। अब हम थोड़ा सा मार्ले मिंटो बिल से संबंधित क्वेश्चन पढ़ेंगे। मार्ले मिंटो बिल वर्ष 1909 में पारित किया गया। इस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई थी। तो याद रखेंगे, मार्ले मिंटो सिद्धांत जो है कब लाया गया? 1909 ईस्वी में। इसका प्रमुख विशेषता यह था कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था किया गया था। अगर बात करेंगे, दिल्ली भारत की राजधानी जो बनाई गई, तो दिल्ली भारत की राजधानी बनाने की घोषणा 1911 ईस्वी में किया गया। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि दिल्ली को भारत की राजधानी बनाने की घोषणा कब की गई, तो 1911 ईस्वी में, लेकिन उसका स्थानांतरण कलकत्ता से दिल्ली में कब किया गया? 1912 ईस्वी में। घोषणा 1911 ईस्वी में और इसकी स्थापना जो 1912 ईस्वी में होती है। दोस्तों, आगे बिंदु है कि दिसंबर 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस तथा इंडियन मुस्लिम लीग की एक संयुक्त अधिवेशन हुई। तो दिसंबर 1916 ईस्वी में इंडियन नेशनल कांग्रेस तथा इंडियन मुस्लिम लीग की संयुक्त अधिवेशन हुआ। दिसंबर 1916 में लखनऊ में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता ए.सी. किसने किया था? अध्यक्षता ए.सी. मजूमदार ने किया था। तो याद रखेंगे, इससे हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग लखनऊ समझौता के नाम से जानते हैं। तो 1916 में लखनऊ समझौता हुआ दिसंबर में, जहां पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग जो थी संयुक्त रूप से एक साथ आई और वहीं पर नरम दल और गरम दल भी एक हो गए थे। और बात करेंगे कि वहां पर अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? ए.सी. मजूमदार के द्वारा अध्यक्षता की गई थी। और दोस्तों, यही वो अधिवेशन है, विशेष अधिवेशन, जहां पर बिहार के राजकुमार शुक्ल जो हैं वह गांधी जी से मिलते हैं और बिहार में आने की उनको क्या करते हैं? रिक्वेस्ट करते हैं। और इस प्रकार वो बिहार में जब आते हैं तो यह आंदोलन तीन कठिया सिस्टम अर्थात चंपारण, प्रथम भारत की स्वतंत्रता संग्राम जो है प्रथम
सत्याग्रह आंदोलन के रूप में गांधी जी का रूप ले लेता है। बात करेंगे दोस्तों गांधी जी से संबंधित बिंदुओं को। तो अब आइए हम गांधी और उनके आंदोलन समझते हैं। गांधी युग के नाम से हम लोग जानेंगे। 1915 से लेकर 1948 तक के दौर को गांधी युग के नाम से जानते हैं। कहीं कहीं पर दोस्तों इसको 1919 भी लिखा गया, 1915 मैंने पढ़ा। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। एक साधारण से बिंदु है। 4 सितंबर 1888 को महात्मा गांधी कानून की पढ़ाई करने के लिए लंदन चले गए थे। अगर बात करेंगे गांधी जी 1893 ईस्वी में एक केस की पैरवी के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे। तो याद रखेंगे गांधी जी प्रथम बार केस की पैरवी के लिए दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? 1893 ईस्वी में। बात करेंगे गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में अंग्रेजों की रंगभेद की नीति के विरुद्ध आंदोलन प्रारंभ किया था। यहाँ पर गोरे और कालों के बीच में ये जो है बर्ताव बरती जाती थी। 1894 ईस्वी में गांधी जी ने नटाल नेशनल कांग्रेस की स्थापना दक्षिण अफ्रीका में किया था। तो पूछा जाएगा कि गांधी जी के द्वारा दक्षिण अफ्रीका में स्थापित होने वाली जो कांग्रेस नेशनल कांग्रेस थी उसका नाम क्या था? नटाल नेशनल कांग्रेस की स्थापना महात्मा गांधी के द्वारा 1894 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में किया गया था। आप देख रहे हैं ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल। आगे देखते हैं दोस्तों, अगले बिंदु को हम लोग और बढ़िया से समझने की कोशिश करेंगे और थोड़ा सा और यहाँ पर स्क्रॉल कर लेते हैं ताकि एक एक बिंदु को आपके पास रख पाएं। तो दोस्तों यहाँ पर होगा गांधी जी से संबंधित बिंदु अभी हम लोग पढ़ रहे हैं और उनसे जुड़ी हुई बातें और पढ़ेंगे। गांधी जी वर्ष 1901 में भारत आए तथा पहली बार वर्ष 1901 में कलकत्ता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अधिवेशन में भाग लिए थे। तो प्रश्न पूछा सकता है कि गांधी जी प्रथम बार कब जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लिए या कब जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वे जो है एक सदस्य बने हुए थे? उस कंडीशंस में दोस्तों आपको बताने की जरूरत है कि कलकत्ता की अधिवेशन 1901 में गांधी जी जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लिए थे। अगर बात करें दोस्तों कि वर्ष 1904 में गांधी जी ने डरबन में फिनिक्स आश्रम की स्थापना किया था। अभी तुरंत जो है एक आश्रम आपने देखा, लेकिन फिनिक्स आश्रम की स्थापना गांधी जी ने कहां पर किया था? तो साउथ अफ्रीका की डरबन नामक सिटी में। अगला बिंदु है इंडियन ओपिनियन नामक अखबार गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में निकाला था। तो गांधी जी के द्वारा जो है दक्षिण अफ्रीका में निकाले गए जो अखबार थी उसका नाम क्या था? इंडियन ओपिनियन इसका राइट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी दार्शनिक अराजकतावाद के समर्थक थे। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे, जी के गोखले, और यही जो है मिस्टर जीना के भी क्या रहे हैं, ये मतलब गुरु रहे हैं। आगे बढ़ते चलते हैं, अगले बिंदु की तरफ देख लेते हैं दोस्तों। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से 1915 में भारत लौट आए। उसी से उस दौरान से अगर देखा जाए 1948 तक जो है भारतीय इतिहास में इसको गांधी युग के नाम से जानेंगे। महात्मा गांधी ने वर्ष 1915 में अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना किया था। तो साबरमती आश्रम का दूसरा नाम सत्याग्रह आश्रम भी था। याद रखेंगे महात्मा गांधी ने वर्ष 1915 में अहमदाबाद में साबरमती आश्रम सत्याग्रह जो आश्रम है उसकी स्थापना किया था। याद रखेंगे। आगे बिंदु चलते हैं। यह होता है कि भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान सबसे पहले सत्याग्रह महात्मा गांधी ने प्रारंभ किया था। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी जो ने प्रथम सत्याग्रह वर्ष 1917 में चंपारण से प्रारंभ किया, जो कि राजकुमार शुक्ल के रिक्वेस्ट पर वो पहुंचे थे। अगला बिंदु है गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने प्रदान किया, लेकिन गांधी जी को राष्ट्रपिता जो है सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। यह भी बिंदु ध्यान रखिएगा। सत्याग्रह के सफल नेतृत्व के कारण, तो याद रखेंगे चंपारण सत्याग्रह की सफलता की वजह से गांधी जी ने रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा के नाम से पुकारा था। ये प्रश्न एक इंपॉर्टेंट हो जाता है अपने आप में। गांधी जी ने अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन वर्ष 1918 में चलाया था। यह पहली बार भूख हड़ताल प्रारंभ किया था। तो याद रखेंगे गांधी जी ने अपने जो आंदोलन के क्षेत्र हैं उसमें सबसे पहली बार कब उन्होंने भूख हड़ताल किया था? तो याद रखेंगे ये मिल मजदूर जो थे अहमदाबाद के मिल मजदूर 1918 का जो आंदोलन था उसमें सबसे पहली बार गांधी जी ने भूख हड़ताल को अपना हथकंडा अपनाया था। आगे बढ़ते चलते हैं। खेड़ा सत्याग्रह गांधी जी ने वर्ष 1918 में प्रारंभ किया था। गांधी जी ने वर्ष 1919 में रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा था। याद रखेंगे। तो रॉलेट एक्ट को काला कानून कहने का श्रेय हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को जाता है। रॉलेट एक्ट को बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून कहा जाता है। नो अपील, नो दलील, नो बेल, सीधे जेल, इस प्रकार की बातें कही जाती है इसके बारे में। 3 कठिया प्रथा के विरुद्ध चंपारण में आंदोलन गांधी जी के द्वारा चलाया गया और गांधी जी का चंपारण आंदोलन नील किसानों की समस्याओं के समाधान हेतु प्रारंभ किया गया था। आगे बिंदु है 3 कठिया प्रथा के अंतर्गत किसानों को 3/20 भूभाग पर नील की खेती करनी पड़ती थी। अगर बात करेंगे कि 3 कठिया सिस्टम क्या है, तो बिहार और जो बंगाल के कुछ क्षेत्र हैं उसमें खास करके बिहार में जो है 20 भाग में यानी कि 20 कट्ठे में से
3 हिस्से उसके जो होते थे उसमें नील के खेती करने की ज़रूरत पड़ती थी और किसानों को, जो कि किसान करना नहीं चाहते थे, क्योंकि ये नील की खेती जो है दोस्तों आप सभी जानते हैं कि उसकी उर्वरता को ख़त्म कर देती थी और उसे बंजर बना देती थी। गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किसके द्वारा किया गया था? तो गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध करने वाला व्यक्ति एनजी रंगा था। आगे बढ़ते चलते हैं, अगले बिंदु को ध्यान से देखिएगा। रॉलेट एक्ट वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय पारित किया गया था। तो रॉलेट एक्ट जो है कब, यह रॉलेट एक्ट वायसराय जो किसके वायसराय रहने ये पारित किया गया है? तो रॉलेट एक्ट जो है यह पारित किया गया था वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय। आगे बढ़ते चलते हैं, अगला बिंदु है दोस्तों, अखिल भारतीय राजनीति में गांधी जी का पहला साहसिक कदम कौन था? तो अखिल भारतीय राजनीति में गांधी जी का पहला जो साहसिक कदम अगर देखा जाए तो वो रॉलेट एक्ट के विरुद्ध 1919 में प्रारंभ किया गया सत्याग्रह। तो याद रखेंगे, एक साहसी कदम के रूप में अगर देखा जाए तो 1919 के रॉलेट एक्ट के विरुद्ध में किया गया सत्याग्रह जो है गांधी जी का एक साहसी कदम के रूप में माना जाता है। दोस्तों अगर बात करेंगे रॉलेट एक्ट के विरोध में लगान न देने का आंदोलन स्वामी श्रद्धानंद ने चलाया था। तो रॉलेट एक्ट के विरुद्ध में लगान न देने का काम या आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया? स्वामी श्रद्धानंद के द्वारा। दोस्तों जालियांवाला बाग आप हत्याकांड तो जानते ही होंगे। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। आगे बढ़ते चलते हैं, इस संबंध में एक एक बिंदु हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। आइए देख लेते हैं प्यारे दोस्तों, इसके बारे में कहा जाता है, प्रश्न है कि जालियांवाला बाग अमृतसर में स्थित है और जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा किसके द्वारा जो है नाइटहुड की उपाधि त्याग दी गई थी? जो है गुरु रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। जालियांवाला बाग हत्याकांड से वे जो है विक्षुब्ध हो चुके थे। दोस्तों आगे बात करेंगे, प्रश्न कहता है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में शंकरण नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से त्याग पत्र दे दिया था। तो वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से त्याग पत्र देने वाले व्यक्ति का नाम क्या था? शंकरण नायर इनका राइट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें दोस्तों अगले बिंदु को तरफ देखिएगा, प्रश्न कहता है जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए ब्रिटिश सरकार ने हंटर कमीशन का गठन किया था। तो याद रखिएगा, हंटर कमीशन का गठन किसकी जांच के लिए किया गया था? जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को होने वाली इस नरसंहार में जो मारे गए लोग हैं उनके न्याय के लिए हंटर कमीशन की गठन किया गया, लेकिन हंटर कमीशन के लोग संतुष्ट नहीं हुए। जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार माइकल ओ डायर की हत्या उधम सिंह ने लंदन में कर दिया था लगभग 20 से 21 सालों के बाद। जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। याद रखेंगे, जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत के वायसराय जो थे वे लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। अब हम सभी देखने जा रहे हैं खिलाफत आंदोलन। याद रखेंगे सर, हम लोग इससे समझेंगे कि लगभग जो विश्व युद्ध था, प्रथम विश्व युद्ध के ख़त्म होने के बाद जो है ब्रिटेन ने तुर्की के शासक को उसके जो खलीफा हुआ करते हैं उसको उस गद्दी से हटा दिया था। क्योंकि ये खलीफा जो है विश्व के मुसलमानों का गुरु हुआ करता था, इसलिए भारतीय मुसलमानों ने भी इसका खिलाफ किया। इससे हम लोग खिलाफत आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। तो आइए पढ़ते हैं, खिलाफत आंदोलन के मौलिक रूप से एक धार्मिक आंदोलन था। तो खिलाफत आंदोलन किस प्रकार का जो आंदोलन था? तो धार्मिक आंदोलन था। वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी की अध्यक्ष महात्मा गांधी को चुना गया था। तो पूछा जाएगा कि वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो याद रखेंगे महात्मा गांधी के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। अगला प्रश्न बिंदु है कि खिलाफत आंदोलन का विरोध मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। तो खिलाफत आंदोलन का विरोध जो है मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा किया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के असहयोग आंदोलन में वर्ष 1920 में प्रारंभ किया गया। तो भारत में असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया गया दोस्तों? 1920 ईस्वी में। वर्ष 1920 ईस्वी के अगर बात करेंगे इसमें, वर्ष 1920 के नागपुर में संपन्न कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव को C.R. दास ने प्रस्तावित किया था। अगर बात करें असहयोग आंदोलन से संबंधित अगले बिंदु की, तो असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन था। याद रखेंगे, सबसे पहले तो पूछा जाएगा कि किसको, मतलब पूरे जान के साथ किसके, पूरे अपने अंदर से बलपूर्वक किसके प्रति आए थे? तो रॉलेट एक्ट कानून के खिलाफ। और सबसे पहले उन्होंने कहाँ पर चलाया था अपना सत्याग्रह? चंपारण में। अगर पूरे विश्व की बात करेंगे तो वहाँ पर साउथ अफ्रीका हो जाएगा, लेकिन अगर पूछा जाएगा प्रथम जन आंदोलन महात्मा गांधी के कौन था? असहयोग आंदोलन था। 1 वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्ति का लक्ष्य असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी ने निर्धारित किया था। 1 साल के अंदर जो है
यह हम स्वतंत्रता को प्राप्त कर लेंगे, स्वराज को प्राप्त कर लेंगे, ऐसा गांधी जी ने कहा था। इसका ही मेन टारगेट था असहयोग आंदोलन का। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन के दौरान केसर-ए हिंद की उपाधि त्याग दी। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने केसर-ए हिंद की उपाधि त्यागी है। केसर-ए हिंद की उपाधि के त्यागने का काम महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन के दौरान किया है। बाल गंगाधर तिलक, अगला बिंदु समझ लीजिएगा, एकदम बिल्कुल हटने की जरूरत नहीं है दोस्तों। बाल गंगाधर तिलक ने असहयोग आंदोलन को अपना समर्थन दिया था, किंतु इस आंदोलन के प्रारंभ होने के पूर्व ही तिलक की मृत्यु हो गई थी। बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि असहयोग आंदोलन को मैं पूर्ण रूप से सहायता करता हूं और गांधी जी को पूर्ण समर्थन देता हूं। लेकिन दोस्तों जिस दिन ये असहयोग आंदोलन पारित होता है, जिस दिन शुरू होता है, उसी दिन बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो चुकी थी। चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के देवरिया में होता है। चौरी चौरा कांड हत्याकांड के पश्चात गांधी जी असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिए थे, क्योंकि यह एक हिंसक आंदोलन था और गांधी जी ने कहा था कि हम कभी भी अहिंसक आंदोलन कभी हिंसक आंदोलन नहीं, बल्कि सत्य और अहिंसा की बात करेंगे। चौरी चौरा कांड के समय गांधी जी बारदोली में थे। क्वेश्चन पूछा जाएगा, चौरी चौरा कांड के समय गांधी जी कहाँ पर थे? बारदोली में। असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों को जलाए जाने को रविन्द्रनाथ टैगोर ने निष्ठुर बर्बादी कहा था। यानी कि असहयोग आंदोलन के दौरान जो विदेशी वस्त्र जला दिए जा रहे थे, उसको रविन्द्रनाथ टैगोर ने पसंद नहीं किया था। इसको निष्ठुर बर्बादी का नाम उन्होंने दिया था। अगर बात करें स्वराज पार्टी, दोस्तों असहयोग आंदोलन की स्थगित हो जाने के बाद उसके कुछ प्रमुख नेता इस चीज़ से नाराज हो गए और कांग्रेस से अलग हो गए और अलग होकर के उन्होंने एक पार्टी बनाया, जिस पार्टी का नाम स्वराज पार्टी है। स्वराज पार्टी की स्थापना वर्ष 1923 ईस्वी में इलाहाबाद में CR दास एवं मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। आइए बढ़ते चलते हैं अगले नंबर पॉइंट की तरफ। एक एक बिंदु को हम आपके सामने समेटने की कोशिश करेंगे। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये वही नोट्स है जिससे हम आपके लिए प्रैक्टिस सेट बनाने की कोशिश करते हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि पहले आप पूर्ण रूप से रिवाइज कर लीजिए, फिर उसके बाद क्वेश्चन बनेगा तो मजा आएगा। वर्ष 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष विट्ठल भाई पटेल को निर्वाचित किया गया था। तो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष 1925 में किसको बनाया गया? विट्ठल भाई पटेल को निर्वाचित किया गया है। साइमन कमीशन, याद रखिएगा, साइमन कमीशन वर्ष 1928 में भारत आया था। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1928 ईस्वी में। साइमन कमीशन में कोई सदस्य भारतीय न होने के कारण भारतीयों ने इसका विरोध किया। क्वेश्चन पूछा सकता है कि भारतीयों ने साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया था? इसका मुख्य कारण था कि जितने भी सदस्य साइमन कमीशन के थे वे सब के सब अंग्रेज थे, एक भी भारतीय नहीं थे। लेकिन यह भारतीयों के लिए कानून बनाया जा रहा था, अतः भारतीय लोग इससे नाराज थे। लाला लाजपत राय की मृत्यु साइमन कमीशन के विरुद्ध के दौरान लाठीचार्ज से हो गई थी। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा, लाला लाजपत राय की लाला लाजपत राय की मृत्यु किस आंदोलन के दौरान हो गया था? तो याद रहे, साइमन कमीशन के विरुद्ध करने के दौरान अंग्रेजों के द्वारा मारे गए लाठियों की वजह से लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी, याद रखना है। ये पूर्ण स्वराज से कई बार क्वेश्चन पूछता है। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पारित किया गया। एक है कि स्वराज की प्राप्ति के लिए तो कलकत्ता कहिएगा, लेकिन यहां पर कहेगा पूर्ण स्वराज के लिए तो 1929 वाली लाहौर अधिवेशन कीजिएगा। और लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू किए थे। तो यही इस बारे में लिखा गया है। वर्ष 1929 के कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया था। आगे बिंदु अगर देखेंगे दोस्तों, तो बिंदु है कि कांग्रेस के वर्ष 1929 के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस का लक्ष्य पूर्ण स्वराज प्राप्त करना था। जवाहरलाल नेहरू द्वारा यह घोषित किया गया था। 26 जनवरी 1930 ईस्वी को पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया। बाद में चलकर इसी दिन 26 को हमारे देश का संविधान को लागू करके इसको गणतंत्र दिवस के रूप में प्रतिवर्ष मनाए जाने की प्रथा अपनाई गई। आगे है सविनय अवज्ञा आंदोलन दांडी मार्च के बाद प्रारंभ होता है। याद रखेंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन की प्रारंभ किस आंदोलन के बाद होती है? दांडी मार्च के दौरान। गांधी जी ने दांडी से 12 मार्च 1930 को प्रारंभ किया था। कौन सी आंदोलन? सविनय आंदोलन का दांडी यात्रा। याद रखें, दांडी मार्च का आयोजन नमक कानून को तोड़ने के लिए किया गया था। गांधी जी ने दांडी यात्रा साबरमती आश्रम से प्रारंभ किया था, जिसको सत्याग्रह आश्रम के नाम से भी जानते हैं। इसके बारे में चर्चा हो
हो चुकी है। दोस्तों इस संबंध में लिखता है कि नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद नेता के रूप में उनका स्थान, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि जब सत्याग्रह जो दांडी यात्रा था उस नमक सत्याग्रह के दौरान जब गांधी जी की गिरफ्तारी हो गई थी तो नेता के रूप में उनका स्थान कौन लिया था, तो अब्बास तैयब जी को यह स्थान दिया गया था। गांधी जी वेव मिलर विदेशी पत्रिका को दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया था। गांधी जी ने वेब मिलर को दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया था। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि वह कौन सा विदेशी पत्रकार है जो गांधी जी के साथ जो है दांडी मार्च के दौरान अपने साबरमती के आश्रम में ठहरे थे, तो उसका नाम था वेब मिलर। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला बिंदु है, प्रश्न है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान लाल कुर्ती दल का गठन खुदाई खिदमतगार, बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन, नामक स्वयं सेवक संगठन के संस्थापक अब्दुल गफ्फार खान थे। याद रखेंगे, अब्दुल गफ्फार खान सीमांत गांधी के नाम से जाने जाने वाले सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान लाल कुर्ती का गठन किया गया था, जो उसके नेता कौन थे, जो है अब्दुल गफ्फार खान। अगला बिंदु है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जादोनांग आंदोलन नागा जनजाति की महिला रानी जो है गैडिनीलू द्वारा मणिपुर में प्रारंभ किया गया, इसको ध्यान में मत रखिएगा। दांडी यात्रा के दौरान गांधी जी ने 390 किलोमीटर की यात्रा लगभग उन्होंने पैदल तय किया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गांधी जी को गिरफ्तार करके यरवदा जेल में रखा गया था। तो याद रखेंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गांधी जी को गिरफ्तार करके किस जेल में रखा गया था, सही आंसर हो जाएगा यरवदा जेल में उनको रखा गया था। दोस्तों आगे बढ़ेंगे, गांधी इरविन समझौता देख लीजिए। सविनय अवज्ञा को रोकने के लिए गांधी और इरविन के बीच में एक समझौता हुआ था, यह दिल्ली में हुआ था, इसलिए गांधी इरविन समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से भी हम सभी जानेंगे। आप देख रहे हैं ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल। आगे देखते हैं गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को संपन्न हुआ। तेज बहादुर सप्रू एवं M.R. जयशंकर के प्रयत्नों से गांधी जी एवं इरविन में समझौता संभव हुआ। गांधी इरविन समझौते से सविनय अवज्ञा आंदोलन का स्थगन किया जाना प्रस्तावित था। यानी कि गांधी इरविन जो सम्मेलन था या गांधी इरविन जो समझौता था वह किस पर टिका था, सविनय अवज्ञा आंदोलन को रोकने के लिए ऐसा किया गया था। अगला देखते हैं दोस्तों, वर्ष 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। तो याद रखेंगे, 1931 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिसको लौह मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। गोलमेज सम्मेलन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन 1930 में लंदन में हुआ था। वहीं पर बात करेंगे कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन सितंबर 1931 में भी यह भी लंदन में हुआ था। इसमें कांग्रेस का प्रतिनिधित्व महात्मा गांधी ने किया था। एकमात्र वह गोलमेज सम्मेलन कौन सा है जिसमें गांधी जी ने नेतृत्व किया था, तो याद रखेंगे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। अगर बात करें डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, तो वह कौन व्यक्ति है जो भारत की तरफ से, या कौन व्यक्ति है जो तीनों गोलमेज सम्मेलन 30, 31 और 32 में भाग लिया, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। आगे बढ़ते हैं। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के पश्चात सांप्रदायिक अनिरता की घोषणा ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने किया था। अगस्त 1932 के सांप्रदायिक अधिनियम पंचायत के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचक समूह दलितों अछूतों के लिए बनाया गया। ये ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आगे से ध्यान रखिएगा। गांधी जी तथा B.R. अम्बेडकर के बीच में पूना समझौता 24 सितंबर 1932 ईस्वी को हुआ था। तो पूना समझौता किनके किनके बीच में हुआ था, तो गांधी जी और B.R. अम्बेडकर के बीच में हुआ था। ये कब हुआ था, 24 सितंबर 1932 में। आगे है कि पूना समझौता के अंतर्गत दलित वर्ग के लिए आरक्षित सीटों की संख्या प्रांतीय विधानमंडल में 71 से बढ़ाकर 147 कर दी गई थी। पुनः समझौता के लिए गांधी जी कभी भी तैयार नहीं थे, याद रखिए इस बात को। वर्ष 1932 में पूना पैक्ट के पश्चात हरिजन सेवक संघ की स्थापना महात्मा गांधी द्वारा की गई। इसके प्रथम अध्यक्ष घनश्याम दास बिरला थे। तो याद रखेंगे, वर्ष 1932 में पूना पैक्ट के पश्चात हरिजन सेवक संघ की स्थापना गांधी जी के द्वारा की गई थी। इसकी अध्यक्षता किनके द्वारा किया गया था, घनश्याम दास बिरला के द्वारा। B.R. अम्बेडकर ने महात्मा गांधी के बारे में कहा था कि महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उड़ाते हैं लेकिन अस्तर नहीं। याद रखेंगे, धूल उड़ाते हैं लेकिन अस्तर नहीं उड़ाते हैं, ये बोला गया था गांधी जी के संबंध में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा। कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना वर्ष 1934 में आचार्य नरेंद्र देव एवं जयप्रकाश नारायण के सहयोग से हुई थी। कांग्रेस समाजवादी पार्टी की अध्यक्षता जो है, निर्माण जो हुआ था, स्थापना जो हुआ था, वह आचार्य नरेंद्र देव एवं जयप्रकाश नारायण के द्वारा हुआ था।
आगे है लोकमान्य के नाम से जयप्रकाश नारायण प्रसिद्ध हैं। प्रांतीय चुनाव एवं मंत्रिमंडल का गठन अब थोड़ा सा देख लेंगे। 1935 हम बिल्कुल 1947 तक जाएंगे तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को हम स्टॉप कर देंगे, थोड़ा सा आप जरूर बने रहिएगा, हटिएगा नहीं। प्रांतीय सरकारों का गठन वर्ष 1935 के अधिनियम के तहत किया गया। वर्ष 1937 के प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस 6 प्रांतों में सरकार गठित कर चुकी थी। तो याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो 1937 में प्रांतीय चुनाव हुए उसमें कुल कितने राज्यों में जो प्रांतों में कांग्रेस जो है सरकार बनाने में सफल हुई थी? 6 प्रांतों में। बात करें दोस्तों कि 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था। वह कौन सा तारीख है जब जो है मुस्लिम लीग के द्वारा मुक्ति दिवस मनाया गया? 22 दिसंबर 1939 ईस्वी। आगे बढ़ते चलते हैं। अब हम लोग नजदीक हैं, घबराइए नहीं, एकदम बिल्कुल नजदीक है, आगे देखते चलिएगा। प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1938 में हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने किया था, ये आपको मैंने बता दिया है। वर्ष 1939 के त्रिपुरी जबलपुर मध्य प्रदेश अधिवेशन में गांधी जी द्वारा समर्थित पट्टाभी सीतारमैया को पराजित कर सुभाष चंद्र बोस दोबारा कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। लेकिन गांधी जी इससे चूंकि नाराज थे, क्योंकि पट्टाभी सीतारमैया को गांधी जी जो है बनाना चाहते थे अध्यक्ष, और जो सुभाष चंद्र बोस हैं वो उनको पराजित कर चुके थे, इसलिए वो नाराज थे। यही कारण है कि गांधी जी के नाराजगी की वजह से, विरोध के कारण से उन्होंने इससे त्याग दिया था। यही बात यहाँ पर लिखी गई है। गांधी जी के विरोध के पश्चात सुभाष चंद्र बोस के त्याग पत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट। तो जब सुभाष चंद्र बोस ने जो है त्याग दिया था अध्यक्ष की पद, तो उस समय किनको बनाया गया? तो पट्टाभी सीतारमैया को नहीं, बल्कि राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया। कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने वर्ष 1939 ईस्वी में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था। मस्ट इंपॉर्टेंट। वर्ष 1939 में भारत प्रजामंडल के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। भारतीय संघ के रजवाड़ों का विलय 1947 में भारत में किया गया। अब आता है पाकिस्तान की मांग। देखेंगे दोस्तों, भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले चौधरी रहमत अली के द्वारा की गई है। तो पाकिस्तान का मांग यानी पाकिस्तान शब्द का मांग करने वाला पहली बार व्यक्ति कौन है? चौधरी रहमत अली और उनके मित्रों के द्वारा किया गया। मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र का विचार सर मोहम्मद इकबाल ने दिया था। सरोजनी नायडू ने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था। याद रखेंगे। आगे बढ़ते चलते हैं। कहता है कि दोस्तों, मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव 1940 में मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में पारित कर दिया गया। तो मुस्लिम लीग के द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव 1940 में मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में पारित किया गया कि अब पाकिस्तान हमको अलग कर लेने हैं। मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में जिन्ना को के 2 राष्ट्र के सिद्धांत को मान्यता दी गई थी। अगली बात है, कहता है कि मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान दिवस 23 मार्च 1924 को मनाया गया। मुस्लिम लीग के द्वारा पाकिस्तान दिवस कब मनाया गया? 23 मार्च 1940 ईस्वी को। मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन मार्च 1940 की अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा किया गया। व्यक्तिगत सत्याग्रह देख लेंगे। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन 1940 में गांधी जी के द्वारा चलाया गया। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रणेता कौन थे? महात्मा गांधी। याद रखेंगे, महात्मा गांधी के द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे को चुना गया। दूसरे सत्याग्रही जो थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। आगे है क्रिप्स मिशन योजना। तो क्रिप्स मिशन योजना क्या है? क्रिप्स मिशन मार्च 1942 में भारत आया। महात्मा गांधी ने क्रिप्स मिशन को एक टूटते हुए बैंक के नाम एक उत्तर दिनांकित चेक कहा था। याद रखेंगे, महात्मा गांधी ने किस मिशन को जो है एक टूटते हुए बैंक के नाम एक उत्तर दिनांकित चेक कहा था? क्रिप्स मिशन योजना को इन्होंने ऐसा कहा था। बिल्कुल हम नज़दीक हैं, घबराइए नहीं, बने रहिए हमारे साथ। क्रिप्स मिशन का उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात भारत संघ की स्थापना करना और उससे डोमिनियन का दर्जा प्रदान करना था। याद रखेंगे, लॉर्ड लिथिनलिगो ने गांधी जी के आंदोलन को राजनीतिक फिरौती के नाम से पुकारा था। अगर बात करें भारत छोड़ो आंदोलन, तो दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन में ये बिंदु रखा जाता है, देखेंगे ध्यान से। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ किया गया। तो भारत छोड़ो आंदोलन कब पारित किया गया है? 9 अगस्त 1942 ईस्वी को। 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव वर्धा में पारित किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा गांधी जी के द्वारा दिया गया था। वर्ष 1942 में कांग्रेस के बंबई अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्तावित किया गया। तो वर्ष 1942 में कांग्रेस के मुंबई अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव दिया गया था।
भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव महात्मा गांधी ने तैयार किया था। अगर वहीं पर बात करेंगे कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष अबुल कलाम आजाद थे। याद रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लगातार 6 वर्षों वर्ष 1940 से वर्ष 1945 तक अध्यक्ष अबुल कलाम आजाद रहे। सबसे युवा के रूप में भी जाने जाते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लगातार 6 वर्षों तक जो है अध्यक्ष कौन बने रहे? अबुल कलाम आजाद बने रहे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कांग्रेस रेडियो का प्रसारण उषा मेहता ने किया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कांग्रेस रेडियो का प्रसारण उषा मेहता ने किया था। लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कांग्रेस रेडियो पर नियमित रूप से कार्यक्रम राम मनोहर लोहिया के द्वारा प्रसारित किया जाता था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी को पूना के आगा खां महल में नजरबंद कर दिया गया था। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी को कहां पर ये नजरबंद कर दिया गया था? आगा खां महल में नजरबंद कर दिया गया था। अरुणा असफ अली भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ी हुई थी। यह क्वेश्चन बीपीएससी टीआरई में पूछा गया था कि बताइए भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ने वाली एक महिला राजनेता कौन थी, क्रांतिकारिणी कौन थी? तो अरुणा असफ अली। अमेरिकी पत्रकार लुई फिशर द्वारा महात्मा गांधी के जीवनी कारक थे और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश के बलिया में चीतू पांडे के नेतृत्व में समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी। दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज थोड़ा देख लेते हैं। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 ईस्वी को उड़ीसा के कटक में हुआ था। वहीं पर बात करेंगे वर्ष 1942 में कैप्टन मोहन सिंह के नेतृत्व में इंडियन नेशनल आर्मी की गठन किया गया था। बीपीएससी टीआरई 2 का ये प्रश्न है। आगे बढ़ते चलते हैं। जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में आज़ाद हिंद फौज का गठन किया गया था। तुम मुझसे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। आगे बढ़ते चलते हैं। थोड़ी बहुत अब बिल्कुल हम लोग नज़दीक हैं, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं, बस बंटवारा हो जाए उसके बाद सारी चीज़ें खत्म हो जाएगी। अगला बिंदु है कि जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया। सुभाष चंद्र बोस को देश नायक रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था। तो सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसके द्वारा कहा गया है? तो मस्ट इंपॉर्टेंट है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने देश नायक किनको कहा था? सुभाष चंद्र बोस को। वर्ष 1945 में आज़ाद हिंद फौज की ओर से लाल किले के मुकदमे में पैरवी कर रहे वकीलों की अध्यक्षता भूला भाई देसाई ने की थी। अन्य वकील टीबी सप्रू, जवाहरलाल नेहरू आदि भी थे। कैबिनेट मिशन योजना 1946 आ गए। भारत के लिए एक त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था का प्रस्ताव कैबिनेट मिशन योजना 1946 के द्वारा किया गया है। कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष भारत मंत्री लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे। कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से महात्मा गांधी थे। कैबिनेट मिशन योजना 24 मार्च 1946 को दिल्ली आया था। तो कैबिनेट मिशन योजना दिल्ली कब आया? 24 मार्च 1946 को। कैबिनेट मिशन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। उसी दौरान दोस्तों कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा की गठन की गई थी। तो संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत किया गया था और संविधान सभा का पहला जो सत्र था 9 दिसंबर 1946 को किया गया था। संविधान सभा का पहला सत्र जो है 9 दिसंबर 1946 को प्रारंभ किया गया था। आगे बिंदु है संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, याद रखेंगे, जबकि अस्थायी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को माना गया है। अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में किया गया है। याद रखेंगे, अंतरिम सरकार के रेल मंत्री आसफ अली थे और 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने सीधी कार्रवाई दिवस मनाया था। तो वह कौन सा दिन था जब मुस्लिम लीग ने सीधी कार्रवाई दिवस मनाया था? 16 अगस्त 1946। भारत का विभाजन एवं स्वतंत्रता। अंतिम पॉइंट, माउंटबेटन योजना भारत के स्वतंत्रता के आधार बनी। याद रखें, किस योजना के तहत भारत का बंटवारा हुआ? लॉर्ड माउंटबेटन योजना के तहत। भारत के स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? क्लीमेंट एटली। ये प्रश्न पूछा जाता है। भारत स्वतंत्रता अधिनियम जुलाई 1947 में पारित किया गया था। 14 जून 1947 को कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन में भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया और इस अधिवेशन की अध्यक्षता आचार्य जेबी कृपलानी थे। तो क्वेश्चन पूछा था कि भारतीय स्वतंत्रता के समय भारतीय जो ये अध्यक्षता किया था कांग्रेस की, वो कौन थे? जेबी कृपलानी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बिंदु है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे स्वतंत्र भारत के प्रथम। और स्वतंत्र भारत के प्रथम अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे जो भारतीय थे? वे है राजगोपालाचारी, याद रखेंगे। आगे बिंदु है स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री BR अम्बेडकर थे और भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित हर एक बिंदु को हमने यहां पर समझाने की आपको कोशिश किया है और उम्मीद करेंगे कि ये बिंदु आपको बहुत फायदे पहुंचाएंगे। शुक्रिया, मिलते हैं अपने नए वीडियो के साथ। जय हिंद।